आई एम अज्यूमिंग इंतजार रहेगा कि ब्लिंकिट ने क्या डिलीवर किया है। एब्सोल्युटली अर्शदा, ब्लिंकिट पे सारा फोकस है, क्योंकि जो लास्ट टाइम जो अपडेट आया था उसके बाद स्टॉक में भी हमने जो एक्शन देखा है वो ब्लिंकिट के टर्न अराउंड के सहारे पे है। और एक एक जो उम्मीद ये बन रही है कि ब्लिंकिट का जो बिजनेस है, जो एक्सप्रेस डिलीवरी का बिजनेस, वो जोमेटो के फूड डिलीवरी बिजनेस से कई बड़ा होने की उम्मीद रखता है, क्योंकि मार्केट साइज जो है उसका, जो एड्रेसेबल मार्केट जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ही बड़े पैमाने पे है। फूड डिलीवरी तो वही लोग ऑर्डर करते हैं जो कोई रेस्टोरेंट से, कोई ईटरी से आपको खाने के लिए जो ऑर्डर हो रहा है, लेकिन यहाँ तो आप ग्रोसरी, सब्जियां, मतलब यहाँ तो अक्षय तृतीया में तो सोना भी डिलीवर हुआ है। सो ये जो मार्केट है, ये इसमें और किसी की प्रेजेंस इतनी खास है नहीं। स्विगी, इंस्टामार्ट ने भी कोशिश जरूर की है। तो ये बिजनेस ऐसा है कि आपको अगर पेशेंट है तो ये बहुत ही बड़ी मार्केट साइज को एड्रेस करके और प्रॉफिटेबिलिटी लाने में सक्षम रह सकता है। तो थोड़ी सी पेशेंस जरूर लगेगी। ये जो क्वार्टरली, तिमाही नंबर जो है, इसमें आपको शायद इस टाइप का अंदेशा इमीडिएटली नहीं आएगा, लेकिन आप इसको 2-3 साल के अनुमान से देखें तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये बहुत बढ़िया एक वो हो सकता है। ऑफ कोर्स मार्केट गिरता है तब आपको इस टाइप के स्टॉक्स लेने का मौका मिलता है, और हमने देखा है जिस टाइप का टर्न अराउंड आज मार्केट में ही दिखा है, ये प्योरली सेंटिमेंटल था। जो गिरावट थी वो सेंटिमेंटल थी, जो रिकवरी है वो सेंटिमेंटल है। तो सेंटिमेंट्स का फायदा उठाए फंडामेंटल्स को मद्देनजर रखते हुए, और उस लिहाज से मुझे लगता है अगर गिरावट आपको जोमेटो में थोड़ी और गहरी दिखती है तो क्योंकि लोगों की उम्मीदें इतनी है तो डिसअपॉइंटमेंट भी उतनी ही रहती है, तो आपको एटलीस्ट वो चांस मिल जाएगा। सो वेरी वेरी गुड सेटअप। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये क्वार्टर क्वार्टर ट्रैक करना मुश्किल होगा, या उस हिसाब से पैसा कमाना भी मुश्किल होगा, लेकिन 2-3 साल के नजरिए से रखें तो ये बहुत बड़ी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। अच्छा, जो नंबर सामने आए हैं, रेवेन्यू में 73% तक की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। ये 3,562 करोड़ का रेवेन्यू कमाने लगी है कंपनी। साथ ही साथ आप देखिएगा एबिटा पॉजिटिव, ऑफ कोर्स एबिटा पॉजिटिव ये पहले हो चुके थे, मुनाफा कमाने लगे थे। ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर से वो नंबर्स में बेहतरी आई है। इबिटा आई गेस 86 करोड़ के आसपास कंपनी ने दिखाया है। मार्जिन्स 2.4% पर आए हैं, जहां पर आई एम अज्यूमिंग कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि मार्जिन्स का आंकड़ा 3.5% के आसपास रह सकता है। एक बड़ा एलिमेंट पिछली बारी ऑफ कोर्स अदर इनकम का था, उसमें इस बारी अदर इनकम का फिगर है या नहीं वो कुछ और डिटेल आएंगे। स्टॉक ऊपरी लेवल से अच्छा खासा हल्का हो चुका है, लेकिन फाइन प्रिंट और वो जोमेटो जो इनफैक्ट शेयर होल्डर्स को अपने डिटेल लेटर लिखता है, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। वहां पर होपफुली कुछ और खुलासा होगा या ब्रेकअप आएगा कि फूड बिजनेस ने क्या डिलीवर किया और ऑफ कोर्स इनके ब्लिंकिट बिजनेस ने क्या डिलीवर किया है, जो जहां पर ऑफ कोर्स उम्मीद थी कि वो एबिटा पॉजिटिव इस पर्टिकुलर क्वार्टर में होगा या फिर ब्रेक इवन कर लेगा। स्टॉक हालांकि ऊपरी लेवल से क्रैक कर रहा है। लेकिन प्रकाश, ये जोमेटो की बात हुई, ये टाटा मोटर्स में क्या किया जाए? क्योंकि टाटा मोटर्स के केस में एक बहुत बड़ा शॉक उस FY25 के गाइडेंस में लगा है, इसीलिए वो स्टॉक अब पूरा दिन 8-9% नीचे। अच्छा, देखिए, ये तब होता है जब मैनेजमेंट ये चीज समझती है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, उम्मीदें इतनी बढ़ गई हैं। स्टॉक ने पिछले 12 महीने में आप देखिए तो 100% से ऊपर का रिटर्न दिया है, और ये आगे चल के इसी टाइप की रफ्तार से ग्रो हो पाएगी, ये थोड़ा सा मुश्किल उनको भी लग रहा है। तो उस लिहाज से उन्होंने एक एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट के तौर पे किया है, लेकिन उसको मार्केट ने बहुत ही नेगेटिवली परसीव किया है। वो ये कहना ये चाह रहे हैं कि JLR के मार्जिन फ्लैट रह सकते हैं, डोमेस्टिक साइड में पैसेंजर व्हीकल में कोई दबाव रह सकता है, रॉ मटेरियल प्राइसेस भी अभी वैसे स्टेबल नहीं हुए। तो ये सब चीजें तो पहले से ही पता है सबको, कि ये तो है नहीं कि कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन थी और उसके विरुद्ध कुछ मैनेजमेंट ने समझाया है। तो मैनेजमेंट सिर्फ एक्सपेक्टेशन मैनेज कर रहा है। और मेरे हिसाब से अगर आप देखें टाटा मोटर्स की ग्रोथ इलेक्ट्रिक साइड पे या कमर्शियल साइड पे भी देखें, जो अभी आनी बाकी है, जैसे अशोक लेलैंड की आई, वॉल्वो की आई, वैसी टाटा मोटर्स की अभी नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं इसमें बैलेंस शीट का कामकाज ज्यादा हो रहा है, PNL पे फोकस इतना ज्यादा शायद अगले साल ना रहे। पर अभी भी अगर आपको टाटा मोटर्स सस्ते में मिल रहा है इस टाइप के पैरामीटर्स के साथ, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको आ गया। कि हाँ, 100% रिटर्न नहीं आएगा तो आपको हो सकता है कंपाउंडिंग बेसिस पे, कैगर बेसिस पे 20-22-25% भी आ जाए, विच इज एनीवेज वेरी गुड। एक लार्ज कैप कंपनी से इससे ज्यादा उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए।
तो कोई कोई स्टोरी में कोई फर्क नहीं आया सिर्फ एक मैनेजमेंट ने कॉशन किया है और देखिए कॉशन है, कोई घबराहट वाली बात नहीं है और कॉशन होना हमेशा एक वाजिबी चीज है, कोई डर की बात तो इसमें मुझे समझ नहीं आई है, बट आई थिंक एट 960 970 इट इज डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आपका फेवरेबल बन जाता है। प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। एबीबी एक उदाहरण है, आई मीन अर्निंग स्ट्रांग हो तो बाजार चेस करने में भी कभी भी हिचकिचाएगा नहीं। मतलब मुझे याद अच्छी तरीके से, अगर मैं इसे डेली चार्ट्स पे कन्वर्ट करूँ तो लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स थी सर 21 फरवरी को और उस वक्त प्राइस था 4673, आज भाव है 8008। 2-3 पॉकेट्स में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। आई मीन कैपिटल गुड्स, हाँ एल&टी पिछले एक महीने में स्लाइड किया है और रियल स्टेट, इंसिलरी, होम इम्प्रूवमेंट इस सेगमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग है। इन दोनों में से आपका प्रेफर्ड पिक क्या रहेगा इस वक्त? तो वीरू देखिए एल&टी के जो नंबर्स हैं अगेन बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स थे। उन्होंने सब कुछ बताया, लोगों को डिसअपॉइंटमेंट वापस वही चीज से हुआ कि मार्जिन घट रहे हैं। अब जब ऑर्डर बुक आपकी इतनी बड़ी हो, आप बड़ा काम करने की चेष्टा करते हैं, कई टाइप के अलग अलग काम हासिल कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर रहे हैं, तो मार्जिन को स्टेबलाइज होने में समय लगेगा। लेकिन बिजनेस अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि मैं ये आपको बता सकता हूँ कि एल&टी विल बी एबल टू पिक एंड चूज किस टाइप के काम, कॉन्ट्रैक्ट्स को उनको एग्जीक्यूट करना है और वो मार्जिन वापस रिस्टोर हो जाएंगे। तो ये जो मौका आपको मिल रहा है एल&टी के प्रकाश सर, मैं हाँ प्रकाश सर, मैं एक बात पूछूं आपसे। क्या देखिए एबीबी जहां पर है वो तो ठीक है, कमिंस ऑल टाइम हाई पे है, सिमेंस ऑल टाइम हाई पे, यहाँ तो कोई प्रश्न की बात है ही नहीं। क्या एक इलेक्शन ईयर अमूमन कम मंथ्स का होता है, ऑर्डर का आवंटन काफ़ी कम होता है, क्या ये बात आप समझाएंगे जनरल पब्लिक को, हमारे व्यूअर्स को? और क्या ये डिप एल&टी को लेने का एक अच्छा मौका है? मैं इस आधार पे प्रश्न पूछ रहा था अपना। नो एब्सोल्युटली, मैं भी वही समझा रहा था कि एल&टी का जो कारोबार है वो पार्ट ग्लोबल है, पार्ट डोमेस्टिक है और मुझे ये नहीं लग रहा कि कॉन्ट्रैक्ट जो नए, जो इनकी ऑर्डर बुक की अगर आप ग्रोथ देखें तो वहां कोई भी डिसअपॉइंटमेंट आया है। उल्टा ये होगा कि ऑर्डर बुक में से ये मतलब जो ऑर्डर्स अवेलेबल हैं, जो आज जो एड्रेसेबल मार्केट है उसमें से ये अपने ऑर्डर्स पिक एंड चूज कर पाएंगे अच्छे मार्जिन रिस्टोर करने के लिए। और यही चीज पिछले साल हुई थी। मार्च पिछले साल FY23 के जब नंबर्स आए थे, आपको ख्याल होगा, तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी मार्केट को और तब तो 2200 के करीब 2100-2200 था इसका भाव और वहां से तो 50% ऊपर आ गया और यहाँ से अभी भी 50% ऊपर जाने की क्षमता रखता है ऑन द शेयर बेसिस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ तो ग्रोथ आनी बाकी है और चाहे वो 3 महीने निकल गए हो, इलेक्शन ईयर के बाद नई पॉलिसी आएगी, एल&टी को काम ना मिले ये मैं नहीं समझता। और इंटरनेशनल बिजनेस से जो बिजनेस आ रहा है, जो इनको कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं वीरू, वहां पे इनके मार्जिन बहुत सुपीरियर रहते हैं क्योंकि कंपटीशन ग्लोबल प्लेयर से रहता है और हमारे जो जो क्षमता है, इन्होंने सऊदी अरेबिया में और इस टाइप के जो एरियाज में पॉकेट्स में काम किया है, मुझे नहीं समझ आई अभी तक कि इसमें कहाँ डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। वो डिफेंस साइड में है, नेवल इतने सारे शिप्स के रिपेयर हो रहे हैं, सऊदी अरेबिया में जो इतने नए नए शहर बन रहे हैं वहां पे एल&टी की ग्रोथ देखिए। यहाँ आप बुलेट ट्रेन से लेके कोई भी सिंपल सा भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो वहां पे एल&टी का हाथ रहता है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एबीबी, सीमेंस, कमिंस, ये जो पावर क्षेत्र में से कैपिटल गुड्स में आपको एक वो दिखा है री रेटिंग, वो हो सकता है एक आध साल और चल जाए क्योंकि हमारी पावर की डिमांड आगे चल के इतनी है, ग्लोबली पावर की डिमांड इतनी है। लेकिन वैल्यूएशंस देखिए, वहां पे डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा भी आएगा तो मार बहुत ज्यादा पड़ेगा। एल&टी के वैल्यूएशंस भी स्टीप नहीं है, तो मुझे ये लगता है कि अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर कुछ लेके रखना है एक साल के लिए तो एल&टी प्रोबब्ली इज वन ऑफ द बेस्ट बेट्स। और एक चीज और है कि एल&टी की जो आगे चल के इंटरेस्ट रेट जब घटते हैं तो इनके जो वेंडर्स की कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो जैसे जैसे घटती है तो आपके एग्जीक्यूशन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सो जो आज ये कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं 7%, 8%, 9% नेट मार्जिन पे, वो डबल डिजिट्स में भी आ जाएंगे। सो ऑल ऑफ दैट विल चेंज और उसके लिए थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। मुझे नहीं समझ आई एल&टी में कोई डिसअपॉइंटमेंट किस टाइप की इतनी मायूसी हो कि आप एक्सपेक्टेशन मिसमैनेजमेंट की बात है, लेकिन नंबर्स तो ठीक ठाक है। आई वुड डेफिनेटली गो अहेड एंड बाय एल&टी, चाहे इलेक्शन ईयर हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके अच्छा सर, एक और स्टॉक इसी प्राइस का। अब प्रश्न ये है कि ये जाएगा कहाँ तक? 4000 रुपये का भाव, 8100 रुपये का भाव इंडिगो। अब तक जो इनकी डोमेस्टिक मार्केट में आई थिंक जो पकड़ थी और जो उन्होंने मार्केट शेयर हासिल कर लिया, लेकिन
आपको लगता है कि अब इंडिगो अपने करियर के दूसरे फेज में एंटर कर रहा है? जो उन्होंने 30 जहाज का ऑर्डर दिया है 350 का इंटरनेशनल रूट पे, अभी आपने देखा होगा एयर इंडिया के साथ तो हालांकि अगर आप देखिए कुछ टसल यहाँ पे हो गया, लेकिन उन्होंने भी ये यूएई का रूट कैप्चर किया, वहाँ उन्होंने भी 350 को डाल दिया अपने एयरक्राफ्ट को। क्या अब ये एग्जैक्टली दूसरे चरण में आ रहा है अपने करियर के, जब ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पैठ बनाएगा, रूट्स पे अपनी पैठ बनाएगा? क्योंकि जिन 30 जहाज़ों को अपनी ये को ऐड कर रहा है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 300 साढ़े 300 की तो पर एयरक्राफ्ट सिटिंग कैपेसिटी होती है, और उसमें भी शायद ये प्रीमियम कैटेगरी रखे नहीं। प्रकाश जी, इसका मतलब क्या है? इस खबर का इस खबर का मतलब क्या है? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा आपने किया। हम नोएडा बैठे हैं, नया एयरपोर्ट बन रहा है, तो आप देखेंगे कि एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स को लेके बहुत बहुत एक्साइटमेंट है। इंडिगो ने जो इस बार ऑर्डर प्लेस किया है, वो पहली बार उनकी हिस्ट्री में वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया है। मतलब ये होता है कि जो आज हम साधारण जो जर्नी करते हैं डोमेस्टिकली या इवन जो इंटरनेशनली, वो छोटे रूट्स पे होता है। छोटे जो 3 के जो फॉर्मेट की सीट्स होती हैं, एक रो में 6 सीट्स होती है, वो नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट जो अभी तक वो यूज कर रहे थे, वो सिर्फ 6 से 7 घंटे की फ्लाइंग टाइम वाले होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे तक कर सकते हैं। जो वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट है, ये आपको लॉन्ग डिस्टेंस भी फ्लाई करने में सक्षम बनाते हैं। और उसका मतलब ये है कि यही सेटअप में, इसी टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिगो विल एक्चुअली स्टार्ट फ्लाइंग अदर रूट्स। और इन्होंने अभी जो रूट्स कायम किए हैं, वो थोड़े बहुत मिडल ईस्ट में किए हैं, थोड़े आप देखें तो ईस्ट यूरोप साइड में किए हैं, अजरबैजान, कजाकिस्तान, इस टाइप के। तो ये शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स है। जब ये लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स में जाएंगे, तो ये मेन स्ट्रीम जो प्लेयर्स हैं उनसे कम्पीट करेंगे, जो आपके लुफ्तांसा, एमिरेट्स, ये सब है। वहां पे क्या होगा कि प्रीमियम में बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग है, लेकिन इकोनॉमी में नहीं। वो एक पैराडॉक्स है, मतलब एक कॉन्ट्रास्ट है कि लॉन्ग डिस्टेंस में लोग प्रीमियम में यही प्रेफर करते हैं और उनकी बुकिंग हमेशा महंगी रहती है या फुल रहती है। लेकिन अगर इंडिगो इस चीज में सक्सेसफुल रहा, तो आप ये मान के चलिए कि इसका टर्नओवर यहाँ से रेवेन्यू वाइज, भले एयरक्राफ्ट 50 हो, लेकिन रेवेन्यू वाइज ये आपको टिकटिंग रेवेन्यू जो है, कम से कम यहाँ से 40% बढ़ जाएगा एक फुल साल में, अगर इम्प्लीमेंटेशन के बाद। तो इंडिगो डेफिनेटली इज मूविंग टू अ न्यू फेज ऑफ ग्रोथ। और हमने ये बात की थी सितंबर के महीने में, अगर आपको याद हो, तो तब ये हुआ करता था 2200 के करीब, और मैं ये समझाता था कि इंडिगो की एफिशिएंसीज तब तक आपको कायम रहेंगी जब तक नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। पहले हमारे पास 65 एयरपोर्ट थे, आज 165 एयरपोर्ट है। तो अगर एयरपोर्ट बढ़ रहे हैं, नए स्लॉट्स आ रहे हैं, नए एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, देयर इज नो रीजन व्हाई इंडिगो वोंट ग्रो। मतलब इंडिगो की ग्रोथ को रोकने के लिए सिर्फ एक ही चीज वो है, जिसको कहते हैं ना कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, एक ही जगह से आ सकती है, और वो है जब एयर इंडिया विस्तारा दोनों मर्ज होके सारे स्लॉट्स एयर इंडिया के हैं उसका इस्तेमाल करने लगेंगे। लेकिन वो अभी 1 साल तो मुझे लगता है आराम से निकल जाएगा उसको स्टेबलाइज होने में। तो तब तक तो आपके पास इंडिगो के लिए 25 से 30% ग्रोथ की जगह बन जाती है। सो डेफिनेटली अगर स्टॉक है तो छोड़े ना, नीचे अगर कोई इस तरह में मिलता है, क्योंकि क्रूड के चलते कई बार ये आपको सस्ते में भी मिल जाएगा, अगर नीचे मिलता है तो इसको ऐड किया जा सकता है, बट डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव। प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। अच्छा, बाय द वे, ब्लिंकिट ने 2 करोड़ का एबिटा पॉजिटिव फिगर दिया है। महज 2 करोड़, अब और डिटेल्स आएंगे उसके, और उस पर आगे विश्लेषण भी होगा। लेकिन वो देखिए, स्टॉक इस समय 5% नीचे आता हुआ, करेक्ट करके अब 3% ही नीचे है। एंटिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया था कि बहुत बढ़िया नंबर्स देखने को मिलेंगे, और नंबर्स आपके सामने आ चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पर फाइनल क्लोजिंग तक किधर जाकर सेटल होता है। इस बीच वेरी क्विक कॉल, डीलिंग रूम में किन स्टॉक्स की चर्चा हो रही है, और BTST STBT ट्रेड्स पर आते हैं। बताइए, यतिन आ गए हमारे साथ। यतिन, किस पर चर्चा